नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 22 और 23 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि लगातार उनको करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आने वाले भयंकर चक्रवाती तूफान का नाम क्या है जिसके 25 अक्टूबर 2024 को उड़ीसा के तट पर पहुंचने की उम्मीद है। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, इसके रिकॉर्डिंग जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है और साथ ही जो एनडीआरएफ है, सबने जो है कि वहां पर अवेयरनेस जारी कर दिया है। उड़ीसा के जो कोस्टल लाइन है जिसको हम उत्कल तट बोलते हैं, वहां पे किसी भी मछुआरे को जाना अलाउ नहीं है। कई सारे जिलों में पूरी तरीके से स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं। जो भी एग्जाम थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक भयंकर तूफान आ गया है। उसका नाम क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, दाना। और इस दाना तूफान के उड़ीसा के कोस्टल लाइन पर जो टकराने की उम्मीद है कि कितने तारीख तक ये टकराएगी, तो ये कल या परसों तक ये 100% पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल याद रखिएगा 24 या 25 अक्टूबर। अगर दोस्तों इस साइक्लोन की बात करें तो इसकी जो स्पीड होगी अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ीसा के कोस्टल लाइन को टच करेगी। तो भयंकर तबाही मचाने की उम्मीद है इस साइक्लोन के द्वारा, इसीलिए हाई अलर्ट पर आ गया है उड़ीसा स्टेट। तो बिल्कुल दाना जो साइक्लोन है ये लगातार न्यूज में रहेगा। 100% आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि अरेबियन सी हो, जो इंडिया के जो ये वेस्ट वाला साइड है यहाँ पे अरेबियन सी है और जो ईस्ट है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो चाहे अरेबियन सी में कोई साइक्लोन आए या फिर बे ऑफ बंगाल में आए, इनका जो नाम होता है, जो इनके मतलब नामकरण की जो सिस्टम होती है, ये ऐसा होता है कि इस पूरे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के कोस्टल लाइंस पे जो कंट्रीज लोकेटेड होते हैं उन्हीं को बारी बारी से अथॉरिटी दी जाती है कि भाई आप इन साइक्लोन्स का नाम रखिए। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में उठे दाना तूफान जिन्होंने उड़ीसा में बहुत तबाही मचाई, उस तूफान का नामकरण किसने किया, तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, उस देश का नाम है कतर। कतर एक गल्फ कंट्रीज है जिसका लोकेशन मिडिल ईस्ट एशिया में है। तो बिल्कुल ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। या तो आपका इससे नाम इसका किसने रखा उससे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यह तूफान भारत के किस स्टेट में तबाही मचाया ये आ सकता है, या तो इस तूफान का पर्टिकुलर नाम से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन में एक और चीज यहाँ पे समझते हैं। तो बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम संगठन की, तो इसका स्थापना 23 मार्च 1950 को किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। बिल्कुल याद रखिएगा, विश्व मौसम संगठन कई बार पेपर में एसएससी स्टैटिक जीके में पूछ लेता है। और अगर हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों 15 जनवरी 1875 को। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है मौसम भवन नई दिल्ली में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लगातार स्टैटिक जीके में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम इन अक्टूबर 2024, यानी कि अक्टूबर 2024 में वियतनाम नामक देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, इनका नाम है लुओंग कुओंग। दोस्तों ये देखिए, लुओंग और कुओंग अपना जो है कि यहाँ पे शपथ ग्रहण कर रहे हैं। लुओंग कुओंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के एक सीनियर मेंबर हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज की इस बार का जो 8वां सेशन था इस 15वें नेशनल असेंबली का, इसी असेंबली के सेशन के दौरान ये डिसीजन लिया गया कि अब वियतनाम नामक देश का जो नया प्रेसिडेंट होगा वो लुओंग कुओंग होंगे। दोस्तों अगर ये बात की जाए कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, यानी कि इससे पहले वियतनाम का प्रेसिडेंट कौन था, तो ये भी नाम याद रखिएगा, टो लोम। तो टो लोम को इन्होंने रिप्लेस किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वियतनाम का हम लोग लोकेशन देखें दोस्तों तो ये साउथ ईस्ट एशिया में लोकेट करता है। एशिया का जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है जिसको हम दक्षिण पूर्व एशिया भी बोलते हैं, तो वहां पर ये लोकेट करता है। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है कुछ, जैसे चाइना हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, या फिर यहाँ पे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये कुछ इसके जो है कि पड़ोसी देश है। अगर वियतनाम के कैपिटल की बात की जाए तो इसका जो कैपिटल है दोस्तों हनोई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है हो ची मिन्ह। तो ये दो सिटीज इसके काफी फेमस है।
इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, which state has become the first in the country to implement सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो देखिए क्या हुआ था रिसेंटली अगस्त 2024 में, यानी इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में एक नया डिसीजन दिया। उन्होंने स्टेट को ये अथॉरिटी दी कि अगर स्टेट चाहें तो जो एससी रिजर्वेशन वो देते हैं, अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण देते हैं या अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण देते हैं, उसमें वो सब कैटेगरी बना सकते हैं। तो उस रूलिंग के हिसाब से हरियाणा भारत का पहला स्टेट बन गया है जिसने पहली बार एससी रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन किया है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हरियाणा में अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे और हरियाणा में नई सरकार बनी है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में। तो नायब सिंह सैनी की सरकार की जो पहली बैठक थी इनके कैबिनेट मंत्रियों की, उसी बैठक में इन लोगों ने क्या किया, ये अप्रूवल दे दिया कि हम लोग क्या करेंगे, हरियाणा में चाहे वो एजुकेशन हो या फिर नौकरी हो, जहां पर अनुसूचित जाति या जनजातियों को आरक्षण मिल रहा है वहां पर हम उनका सब कैटेगराइज करेंगे। यानी कि हरियाणा की जितनी भी नौकरियां होती है या एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जो सीटें होती हैं वो लगभग 20% होती हैं और उस 20% का 50% सीटें अब सब कैटेगरी वाले एससी को दी जाएंगी दोस्तों। यानी कि अनुसूचित जातियों में वे जातियां जो बहुत ज्यादा दबी हुई हैं, जिनको हम अति वंचित भी कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो हरियाणा का एक नई स्टेट के रूप में जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था और ये पंजाब राज्य से अलग होकर इसको एक नए राज्य के रूप में बनाया गया था। हरियाणा भारत का पहला राज्य भी ऐसा बना था अभी कुछ महीने पहले, जो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उस पे सभी फसलों को खरीदने वाला पहला राज्य बना था दोस्तों। तो दो क्वेश्चन यहां से हरियाणा से आप बिल्कुल याद रखिएगा। एमएसपी पर सभी फसलों को खरीदने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा, दूसरा पहला राज्य जो भारत में एससी जातियों को मिलने वाले आरक्षण को सब कैटेगराइज किया है, यानी एससी में भी जो और ज्यादा वंचित एससी है उनको आरक्षण के लिए अलग से ग्रुप बनाया है, तो उसका नाम याद रखना है हरियाणा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ विच एग्रीमेंट फॉर एन एडिशनल 5 years। तो भारत और पाकिस्तान ने रिसेंटली क्या किया है, आपसी सहमति जताई है, एक इनके बीच समझौता हुआ था जिस समझौते को 5 साल और बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों। उस समझौते का आपसे नाम पूछा जा रहा है और इस समझौते का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भारतीय तीर्थयात्री इस गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान में जाते हैं और अपने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर यात्रा करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका नाम है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट या फिर गलियारा समझौता। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा सीमा समझौता, सिंधु जल सीमा समझौता, सिंधु जल समझौता और लाहौर समझौता ये सारे हो चुके हैं, लेकिन उसमें ये वाला जो समझौता था दोस्तों, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट, ये कब हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिएगा अक्टूबर 24, 2019 को। इस समझौते के लगभग 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल के लिए अब इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये जो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, ये याद रखिएगा कि ये आप देख रहे हो गुरुद्वारा, ये गुरु नानक से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित पवित्र स्थानों में से एक है करतारपुर। तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के बहुत सारे सिख इसी कॉरिडोर के माध्यम से वहां पर ये जाते हैं अपना यात्रा वगैरह करने, और इसका जो पूरा का पूरा अप्रूवल है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने कर दिया है दोस्तों। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, 2026 Commonwealth Games organizers drop prominent sports event to feature only। देखिए 2026 में राष्ट्रीय जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो आयोजित किए जाएंगे और राष्ट्रमंडल खेलों के जो आयोजक हैं वो कुछ समस्याओं को लेकर इस बार उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि हम बड़े कुछ स्पोर्ट्स को यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं और सिर्फ हम इस बार कॉमनवेल्थ गेम में मात्र 10 खेलों का ही समारोह आयोजित करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात करें तो इस बार एक ग्लासगो में आयोजित होगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड की एक सिटी है दोस्तों, और पहले ये जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट था कॉमनवेल्थ गेम, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया नामक सिटी में आयोजित होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस और भी कुछ समस्याओं के कारण इस प्रोग्राम को या इस पूरे टूर्नामेंट को अपने यहाँ होस्ट करने से मना कर दिया।
उसके बाद रिसेंटली ग्लासगो को फाइनलाइज किया गया कि 2026 के कॉमनवेल्थ ग्लासगो में आयोजित होंगे। और ग्लासगो के भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क की वजह से इन्होंने बोल दिया है कि भाई हम बहुत सारे खेल नहीं करा सकते, हम सिर्फ 10 कैटेगरी वाले खेल ही कराएंगे। उसमें जो बड़े खेल जिसमें लगातार इंडिया मेडल जीतता रहा है, जो बाहर हो रहे हैं बिल्कुल याद रखिएगा, जिसमें हॉकी है, बैडमिंटन है, रेसलिंग है, क्रिकेट है, स्क्वैश है, शूटिंग है, ये सारे इस बार इस वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वहां से बाहर हो रहे हैं दोस्तों। इस बार का कॉमनवेल्थ गेम 23 एडिशन है इसका, यानी कि 23वां एडिशन है, ये भी याद रखिएगा। अगले साल ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट कब से कब आयोजित होगा, तो 23 जुलाई से ये शुरू होगा और 2 अगस्त तक चलेगा दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लगातार डेली करंट अफेयर्स के लिए रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।